अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 14 कर रहे थे, जो कि एलसी के ऊपर है। यहाँ तक हमने कर लिया था। 3/2 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो 3/3 है। इंशाल्लाह ये एक ही सेशन में हो जाएगा, जितना रिमेनिंग पार्ट है। काफ़ी चीज़ें हम एलसी के हवाले से डिस्कस कर चुके थे सुबह में ही। काफ़ी डिटेल में हमने एलसी को देखा था। तो इसलिए होपफुली अब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और जो लोग एब्सेंट थे, आई होप कि उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। इंशाल्लाह अब सारी चीज़ें उनके लिए क्लियर हो जाएंगी। हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी। 3/3 कमीशंस एंड एक्सपेंसेस इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। अब ये बात कर रहा है बेसिकली कमीशंस की और एक्सपेंसेस की, कि आप एलसीज में कौन कौन से चार्जेस कमीशंस ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा बस आपको रिमाइंड करूं, हमने बात ये की थी कि शरई लिहाज से एलसी दो कॉन्ट्रैक्ट्स का मजमूआ है। इसमें वकालत का भी एक उनसर है, और दूसरा इसमें जमानत का भी उनसर है। वकालत इसलिए क्योंकि बैंक कस्टमर के बिहाफ पे उसके गुड़ उसके डॉक्यूमेंट्स में डील करता है। और जमानत इसलिए क्योंकि वो गारंटी करता है सेलर को कि ये जो बायर है, ये आपको पेमेंट, मतलब मैं आपको पेमेंट करूंगा। वो इस बात की गारंटी करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो इसमें दोनों चीजें हैं। लिहाजा इसमें वकालत के भी अहकामात मुरतब होते हैं, और जमानत के भी अहकामात मुरतब होते हैं। उसी तनाजुर में आप इस को देखिएगा, इस स्टैंडर्ड को, इस क्लॉज को। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू चार्ज एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन इशूइंग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। कि बैंक के लिए जायज है कि वो एक्चुअल एक्सपेंसेस रिकवर करे जो उसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशू करने में उसको लगे हैं। इट इज ऑल्सो परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू चार्ज अ फी फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सर्विसेज। वो चाहे तो कस्टमर से अपनी जो एलसी के एवज वो चार्जेस भी ले सकता है। कोई भी चार्जेस, कमीशन, फीस, कुछ भी कह लें आप, कुछ भी चार्ज कर सकता है, वेदर सच अ फी इज इन द फॉर्म ऑफ लमसम। चाहे ये फीस लमसम की सूरत में, और अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द क्रेडिट अमाउंट, चाहे ये एलसी की किसी अमाउंट के परसेंटेज पर हो। ठीक है। ये बात कर रहे हैं, अगर आप या आपको याद हो, हमने लेटर ऑफ गारंटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि लेटर ऑफ गारंटी, उसमें बैंक के लिए जायज नहीं है कि वो किसी भी किस्म के कमीशन ले, चार्जेस ले, सिवाय एक्चुअल एक्सपेंस के। एक्चुअल इखराजात जो उस पर पड़े हैं वो सिर्फ कस्टमर से रिसीव कर सकता है। तो जब आप एलसी को गारंटी करार देते हैं, और एक्चुअली है भी, एलसी एक गारंटी ही है, तो वहां पर फिर चार्जेस की इजाजत क्यों होती है? यहाँ पर ये चार्जेस की इजाजत क्यों दे रहा है? एनीवन कोई इसमें बताएगा? सर, ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया ना वकाला का। तो वो उसका कमीशन तो ले सकता है सर वो। बिल्कुल ठीक, बाकी नबील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही है, चूंकि इसमें वकालत या एजेंसी का भी पहलू है, लिहाजा ये चार्जेस लेना आपके लिए जायज है। ठीक है, उसकी फिर मजीद वजाहत आगे करेगा। लेकिन इतना आप जहन में रखें कि लेटर ऑफ गारंटी में चार्जेस की इजाजत नहीं है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में चार्जेस की इजाजत है। वो इसलिए क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट सिर्फ गारंटी नहीं है, बल्कि उसमें एजेंसी भी है। ठीक है, इसलिए वहां पर इजाजत बन जाएगी। लेकिन लेटर ऑफ गारंटी चूंकि सिर्फ जमानत है, लिहाजा वहां पर चार्जेस की इजाजत नहीं है। फिर ये कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द क्रेडिट इज नॉट कंसिडर्ड इन डिटरमिनिंग द कमीशन। यहाँ पर क्रेडिट की जो ड्यूरेशन है, उसकी वजह से कमीशन पर कोई फर्क ना पड़े, यानी कमीशन डिपेंड ना करती हो ड्यूरेशन पर। क्योंकि अगर कमीशन ड्यूरेशन पर डिपेंड कर रही होगी तो वहां पर सूद का शाइबा आ जाएगा, इंटरेस्ट का शाइबा आ जाएगा। लिहाजा आप बिल्कुल चार्जेस ले सकते हैं, चाहे वो लमसम में हो, चाहे वो एलसी की कोई परसेंटेज हो, कोई मुजायका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप चार्जेस इसके लिए मुकर्रर करें, वो उसकी ड्यूरेशन पर डिपेंड ना करता हो। दिस रूल अप्लाइज टू सर्विसेज रेंडर्ड फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट। देखिए, आप सुबह मॉर्निंग में आपको ये चीज काफी हमने डिटेल में बात की थी कि इंपोर्ट में
एक्सपोर्ट का भी बैंक होता है, मतलब एलसी में एक एक्सपोर्ट का बैंक होता है जो कि उस एलसी में कंट्रीब्यूट करता है, और दूसरी तरफ इंपोर्टर का बैंक होता है, और इंपोर्टर के बैंक की बड़ी अहमियत होती है। असल अहमियत ही उसकी होती है जो इशूइंग बैंक होता है। और दूसरी तरफ एक्सपोर्टर का बैंक है, वो एडवाइजिंग बैंक होता है। तो ये कह रहा है कि ये जो कानून है, ये जो रूल है, ये जो इन्होंने बयान किया, ये इंपोर्ट एलसी में भी होगा और एक्सपोर्ट साइड पर भी होगा, दोनों साइड पर ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है। एक्सेप्ट वेयर द अमेंडमेंट इज रिवॉल्विंग involving except where the amendment involving a rescheduling of the duration of the credit facility। उसने इस्तिस्ना करार दिया, ये गौर कीजिएगा, बड़ा अहम नुक्ता है। उसने इस्तिस्ना करार दिया है, एक्सेप्शन करार दिया है, जहां पर आप कोई उसकी जो क्रेडिट फैसिलिटी में कोई ड्यूरेशन में कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, एलसी कमीशन आपके लिए जायज है, एलसी चार्जेस आपके लिए जायज है। ठीक है, क्योंकि उसमें वकाला का उनसर है। फिर ये भी, इसमें एक और चीज भी आप ख्याल रखिएगा, जब भी एलसी अमेंड होती है, एलसी में बाज़ दफा अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, तो जब भी एलसी अमेंड होती है तो बैंक उसके भी चार्जेस लेता है। ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट के चार्जेस ले रहे हैं आप, ये उसके ड्यूरेशन को बढ़ाने के चार्जेस ना हो। यानी कि अगर एलसी में फर्ज करें कि एलसी एट साइट था, एलसी एट यूजेंस था, अ, फर्ज करें कि एक हफ्ते के लिए था या 2 हफ्ते के लिए फर्ज कर लेते हैं, 2 वीक्स के लिए एलसी एट साइट था, इसको आप बढ़ा रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, इसको 2 हफ्ते से बढ़ाकर 1 महीना कर रहे हैं। तो चूंकि आप ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, तो ड्यूरेशन के इवज बढ़ाने, मोहलत बढ़ाने के इवज किसी भी किस्म के चार्जेस लेना आपके लिए जायज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सूद का शायबा है। जब भी कोई मोहलत बढ़ाई जाती है तो उसके इवज चार्जेस लेने से मना किया जाता है। तो वैसे किसी भी किस्म के अमेंडमेंट के चार्जेस आपके लिए जायज हैं, लेकिन अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, तो फिर इसकी इजाजत इन्होंने नहीं दी। इट इज देयरफॉर परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू चार्ज ओनली द एक्चुअल expenses incurred, in which case it will be a definite sum and not a percentage। अगर आप ये चार्जेस ले रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की अमेंडमेंट की, और कौन सी अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट जो कि ड्यूरेशन को बढ़ाने के एवज, तो उस सूरत में आप सिर्फ एक्चुअल चार्जेस ले सकते हैं। क्या आपको ये अमेंडमेंट करने के लिए एक मैसेज भेजना, आपको स्विफ्ट मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है, स्विफ्ट मैसेज भेजने के उसके चार्जेस हैं, या इसके अलावा भी कोई आपको चार्जेस पड़ते हो, तो वो एक्चुअल चार्जेस आप रिकवर कर सकते हैं क्लाइंट से। आप इसके अलग से कमीशन या चार्जेस आप उसके नहीं ले सकते। ठीक है, सर इस थोड़ी सी सूरत में क्लैरिटी जब आप, चाहिए। जी बोलें, किस चीज की चाहिए। सर मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ द क्रेडिट है, मतलब इसमें जो उसके टेन्योर है उसका जिक्र करना चाह रहे हैं, या जो एलसी का टेन्योर होता है जैसे 3 मंथ 6 मंथ, इस तरह उस चीज को ये कह रहा है। एलसी के टेन्योर की बात कर रहा है। तो उसमें तो सर वैसे नॉर्मली टेन्योर बढ़ता है तो चार्जेस तो वेरी करते हैं उससे। तो वो यही कह रहा है ना कि इस पे आप चार्जेस नहीं ले सकते, इसकी चार्जेस की इजाजत नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड हाँ नहीं रेट्स वो, की इजाजत आप, हाँ स्टैंडर्ड आपका सर बैंक कर समझ रहा है गया, तो लेकिन अलग बात। हाँ हमारा मतलब बैंक तो करते हैं, वो उनका क्या जवाब बनता है सर। अब वो देखना पड़ेगा उन बैंक्स की, उसकी शरिया बोर्ड में आया ये चीज प्रेजेंट हुई भी है कि नहीं हुई, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। कि हर शरिया बोर्ड में, बाद शरिया बोर्ड में कोई चीज डिस्कस हुई होती है, दीगर शरिया बोर्ड में वो चीज डिस्कस नहीं हुई होती। तो अमूमन शरिया कंप्लाइंस में जो लोग काम करते हैं वो आपस में राब्ते में भी रहते हैं, इसलिए कि कोई चीज अगर किसी के डिस्कस हुई होती है तो वो उससे पूछ लेता है कि भाई आपकी ये चीज डिस्कस हुई तो आपके बोर्ड ने क्या इस पर रूलिंग दी थी। तो अमूमन Right. ये शरिया बोर्ड मेंबर्स भी आपस में इन टच रहते हैं, आरएसबीएम्स और शरिया कंप्लाइंस के जो स्टाफ है वो आपस में हम्म। इसीलिए इन टच रहता है। तो मे बी कि ये प्रेजेंट ना हुआ हो, या अगर प्रेजेंट हुआ हो तो उन्होंने कोई इसमें गुंजाइश निकाली हो। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि लेटर ऑफ गारंटी में चार्जेस की इजाजत हमारा स्टैंडर्ड नहीं देता, और बात करते हैं सिर्फ एक्चुअल चार्जेस कि आप एक्चुअल चार्जेस ले सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स उन्होंने अपने एसओसी में तो ये इसका ख्याल रखा हुआ है। एसओसी में, उस शेड्यूल ऑफ चार्जेस में, वो एलजी के लिए उन्होंने स्लैब्स बनाए हुए हैं कि अगर ये एलजी इस तरह इतनी स्लैब की होगी तो उस पर ये चार्जेस होंगे। एक फिक्स चार्जेस वो लेते हैं, परसेंटेज में नहीं लेते।
ठीक है, वो भी या उसके मद में लेते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस की मद में। लेकिन जब रियल में लेने की बारी आती है, खास तौर पर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ, तो वो उनकी एलजी का एक सर्टेन परसेंटेज वो ले रहे होते हैं। अब उन्होंने अपने बोर्ड में डिस्कस किया होता है और फिर एक लंबी चौड़ी इस पे फिक्री बहस होती है। अब देखना ये कि ये वाला स्टैंडर्ड स्टेट बैंक ने अडॉप्ट किया है कि नहीं किया। अगर स्टेट बैंक ने अडॉप्ट किया है, एलजी वाला भी किया, मेरे ख्याल से एलसी वाला भी किया है, और उसमें फिर ये देखना होगा कि कोई अमेंडमेंट ऐसी थी तो नहीं। अगर इसको एज इट इज अडॉप्ट किया तो फिर तो ये बैंकों पर बाइंडिंग भी होगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तहत भी ये बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड जो कह रहा है, इसकी बहरहाल सेंस बनती है, इसकी लॉजिक बनती है, क्योंकि आप मोहलत में इजाफे के एवज कोई चार्जेस वसूल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जायज नहीं है। अमेंड आप कर रहे हैं और उसमें मोहलत में इजाफा कर रहे हैं, तो इसमें मसला तो है अपनी जगह पर। ठीक है सर। मैं पीछे देख रहा था, इसकी फिक्री बुनियादों में शायद इस हवाले से कोई बात की हो, तो इस हवाले से कोई बात नहीं की उन्होंने। सिर्फ उसके लिए बात की है कि एजेंसी, चूंकि एलसी में एजेंसी का भी फैक्टर होता है, इसलिए एलसी में कमीशन लेने की इजाजत है। एलजी में कमीशन लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन एलसी में कमीशन लेने की इजाजत है, क्योंकि इसमें एजेंसी का पहलू होता है। लेकिन ये वाली बात कहीं पर नहीं आ रही है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसकी कोई फिक्री बुनियाद नहीं लिखी। आगे चलते हैं। द इंस्टीट्यूशन मस्ट abide by the following conditions। बैंक को इन चीजों का ख्याल रखना है जब भी वो चार्जेस ले रहे हो। द aspect of guarantee per se must not be taken into account when estimating fees for documentary credit। ये बात हम अभी क्लियरली कह चुके हैं कि जब एलजी की बारी आएगी, जब हम इसको एलसी को एलजी काउंट करेंगे, तो फिर इस पर फिर चार्जेस की इजाजत नहीं है। अगर आप पुराने एसओसीज देखें ना, तो उसमें बैंक्स नॉर्मली एलसी के लिए भी स्लैब्स लगाते थे। तो उस वक्त चूंकि एलसी को एक गारंटी के तौर पर लिया जाता था, ये स्टैंडर्ड ने तो खैर 2003 में ये कह दिया था, लेकिन पाकिस्तान में इसको इस तरह से अडॉप्ट करते करते भी टाइम लगा है। पाकिस्तान के बैंक्स इसको नॉर्मली वहां पर भी एलजी की तरह एलसी में भी स्लैब बनाते थे। तो ये बाद में ये चेंज हुआ। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एलसी में गारंटी का पहलू सामने रखेंगे तो फिर तो आपके लिए चार्जेस लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप एजेंसी का पहलू लेंगे तो फिर आपके लिए चार्जेस लेने की इजाजत है, और ये क्लॉज यही कह रहा है। Accordingly, it is not permissible for an institution to charge an amount in addition to the actual expenses incurred endorses if it endorses a credit facility issued by another bank because endorsing। अच्छा, वो ये बात कर रहा है कि अगर कोई बैंक दूसरे बैंक को इंडोर्स करता है, जैसे कि हमने सुबह पढ़ा था कि अगर एलसी एक बैंक इशू करता है, तो समटाइम्स जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है या एक्सपोर्टर को उस बैंक पर एतमाद नहीं होता। एक्सपोर्टर के बैंक को इंपोर्टर के बैंक पर एतमाद नहीं होता। वो कहता है कि इसकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, इसकी रेटिंग कुछ अच्छी नहीं है, या हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या मैं जानता नहीं हूँ, मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। तो कोई वैलिड सॉलिड किस्म का बैंक ले आओ जो इस बैंक की गारंटी की जमानत दे। यानी उसको जमानत पर जमानत चाहिए, जिसको काउंटर गारंटी के लिए वो चाहिए। तो एक बैंक आता है, दूसरा बैंक कंफर्मिंग बैंक कहते हैं, वो कंफर्मिंग बैंक उस बैंक की एलसी को कंफर्म करता है, उसकी गारंटी दे रहा होता है। तो ये बात कर रहा है कि जब कंफर्मिंग बैंक होगा तो फिर वो एक्चुअल एक्सपेंसेस ले सकता है। अगर वो शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग है तो वो एक्चुअल एक्सपेंस, क्योंकि वो बेसिकली उसका काम, उस पे तो एजेंसी का पहलू नहीं है ना। जो बैंक कंफर्म कर रहा है और उसकी गारंटी दे रहा है, वो बेसिकली गारंटी दे रहा है, उसमें एजेंसी का पहलू नहीं है, वो तो प्योर गारंटी है। कंफर्मिंग बैंक के पर्सपेक्टिव में वो प्योर गारंटी है। तो वहां पर फिर ये रूल लागू हो जाएगा, और सर्विस चार्जेस ले सकता है वो, वहां पर चार्जेस नहीं ले सकता। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि ये जो कानून है ये स्टैंड बाय एलसी पर भी लागू होता है। याद है स्टैंड बाय एलसी में सुबह डिस्कस किया था हमने, क्या बात हुई थी? कोई बताएगा स्टैंड बाय एलसी क्या होती है? ये गारंटी की टाइप होती है सर, गारंटी, गारंटी ऑफ वर्क हो उसमें गई या ठीक है, लेकिन गारंटी ऑफ क्या होता है? टेंट।
सर किसी भी वर्क से रिलेटेड भी होती है, कुछ सप्लाई से स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, यदि अगर ये काम नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट से फिर कॉल हो जाएगी। एक्चुअली स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी क्रेडिट होती है। नॉर्मल एलसी में, नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक क्रेडिट वो क्या कहते हैं, गारंटी दे रहा होता है, लेकिन बैंक साथ में एजेंसी का भी काम करता है। जबकि स्टैंड बाय एलसी में ये क्लॉज मौजूद होती है कि बेसिकली वो बैंक खुद पेमेंट नहीं करता। बैंक ये कहता है कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट ना किया तो मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अमल की, उसकी पेमेंट की गारंटी कर रहा होता है, बाकी सर्विसेज वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, उसको कहते हैं स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी प्योरली गारंटी ही होती है, इसलिए फिर वो कह रहा है कि वहां पर भी ये उसूल लागू हो जाएगा। जब स्टैंड बाय एलसी इशू करेगा बैंक, तो वहां पर एक्चुअल चार्जेस ही ले सकता है। यही बात कर रहा है, पढ़े जरा। द रूल फॉर इंडोर्समेंट अप्लाइज टू पार्टिसिपेशन इन द issuance and endorsement of credit as well as issuance of standby credit as long as services or obligations are not required। ठीक है, वो उसी स्टैंड बाय एलसी की बात कर रहा है कि जहां पर गारंटी का पहलू होता है, लिहाजा वहां पर आपके लिए चार्जेस लेने की इजाजत नहीं होती। आगे बात करें, द इशुएंस ऑफ अ क्रेडिट फैसिलिटी शुड नॉट इन्वॉल्व रिबा बेयरिंग प्रॉफिट्स और बिकम अ मीन फॉर सच प्रॉफिट। ये हमने काफी बात की थी इस पर कि एलसी फैसिलिटी उसको मतलब रिबा के लिए वो इस्तेमाल ना ये सूद पर मुश्तमिल हो, ना इसका सूद का जरिया बन रहा हो किसी भी किस्म से। It is not permissible to use a combination of contract and documentary credit as an excuse for involvement in the prohibited transaction। चूंकि लेटर ऑफ क्रेडिट में कई कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को इसलिए इस्तेमाल ना करें कि जो मतलब शरई चीजों से, शरई तौर पर नाजायज चीजों के लिए कोई एक्सक्यूज बन जाए, कोई जवाब बन जाए। जैसे गारंटी पर चार्जेस लेना आपके लिए जायज नहीं है, लेकिन आपने एजेंसी और इसको इस तरह से मिला दिया कि आप बेसिकली चार्जेस ले तो रहे हैं, लेकिन उस एलजी मतलब उसमें जो गारंटी का पहलू है उसको मद्देनजर रख के ले रहे हैं। तो इस तरह की सूरत ना बने। फिर एग्जाम्पल ये खुद ही दे रहा है, सच एज टेकिंग अ कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग गारंटी और एक्सटेंडिंग अ लोन, कि जहां पर आप गारंटी के लिए चार्जेस आप वसूल करें, या फिर आप किसी भी किस्म का कर्जा दें, और मतलब सूदी कर्जा दें। फिर ये कह रहा है कि द रूल ऑफ आइटम 3/3/1 above equally applies to receiving or payment of commission and expenses and in a situation where the institution acts as an intermediary in this aspect। वो कह रहा है कि ये जो ऊपर जो जितनी भी बातें की गई थी कि ये चार्जेस आप नहीं ले सकते अगर आप गारंटी का पहलू लेते हैं, या सूदी ट्रांजैक्शन में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये ऊपर जितनी भी बातें की गई थी, वो कह रहे हैं कि ये हर किस्म के उस पर अप्लाई होगा। यानी चाहे आप कमीशन ले रहे हो, एक्सपेंसेस आप ले रहे हो या दे रहे हो, चाहे आप उसके दरमियान इंटरमीडियरी बन रहे हो, कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों में फ्री अप्लाई हो जाए। ठीक है, चाहे वो बैंक और क्लाइंट के दरमियान हो रहा हो, बैंक और बैंक के दरमियान हो रहा हो। देखिए, एलसी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन होती है, उसमें हम बहुत सिंपली बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाज दफा इसमें कई पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इवन इतने सारे बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सुबह मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इसमें कंफर्मिंग बैंक आ जाता है, एडवाइजिंग बैंक तो खैर होता ही होता है, निगोशिएटिंग बैंक आ जाता है, रीइंबर्सिंग बैंक आ जाता है। तो इस तरह से काफी बैंक्स आ जाते हैं, काफी पार्टीज होती हैं, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। वो कह रहा है कि चाहे वो बैंक के और क्लाइंट के दरमियान हो, बैंकों का आपस में मामला हो, इन तमाम चीजों में उन रूलिंग्स को आप मद्देनजर रखेंगे। फिर ये कह रहा है, द रूलिंग ऑफ कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ गारंटी दैट वाज स्टेटेड इन द शरिया स्टैंडर्ड नंबर 5 ऑन गारंटी मस्ट बी अप्लाइड when determining commission for the letter of guarantee that accompany documentary credit। वो कह रहे हैं कि जो शरिया स्टैंडर्ड नंबर 5, आपको याद होगा हमने इसको तफसील से पढ़ा था, जो कि गारंटी के ऊपर है, वो कह रहा है कि वो उस पर लागू हो जाएगा जब भी लेटर ऑफ गारंटी
किसी एलसी डॉक्यूमेंट, एलसी के साथ कोई एलजी भी इशू हो रही हो, यानी एलसी का एक पार्ट हो एलजी का। इसमें मिसाल आप दे सकते हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं कॉमन सी एग्जांपल है शिपिंग गारंटी। शिपिंग गारंटी क्या होती है, कोई आइडिया किसी को? सर खुर्रम इसमें नबील। शिपिंग गारंटी इसलिए करवाई जाती है जब शिपिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अभी आए नहीं होते, और जो आपकी शिपमेंट होती है वो पोर्ट पे पहुंच चुकी होती है, तो इसके लिए राइट, शिपिंग गारंटी करवा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शिपिंग गारंटी, नूरुलैन ने बिल्कुल ठीक बताया कि शिपिंग गारंटी वहां पर दी जाती है जहां पर अभी डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है लेकिन गुड्स पहले पहुंच गए। अमूमन डॉक्यूमेंट पहले पहुंचते हैं, गुड्स बाद में आ रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि गुड्स पहले आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट अभी आए नहीं होते। तो वहां पर कस्टमर को माल छुड़वाने के लिए बैंक की गारंटी चाहिए होती है। उस गारंटी को कहते हैं शिपिंग गारंटी। बैंक वो शिपिंग गारंटी देता है तो जाके कस्टमर माल छुड़वा सकता है पोर्ट से। विदाउट डॉक्यूमेंट तो वो माल नहीं छुड़वा सकता, लेकिन इस शिपिंग गारंटी के अगेंस्ट में वो फिर माल छुड़वा लेता है। तो वो कह रहा है कि शिपिंग गारंटी पर वही रूलिंग लागू होगी जो कि गारंटी पर लागू होती, क्योंकि शिपिंग गारंटी भी एक गारंटी है। ठीक है, और ये एलसी के कॉन्ट्रैक्ट के जिम्मे में ही है, लेकिन एक अलग से सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेपरेट चीज है। लिहाजा लेटर ऑफ गारंटी की सूरत में, शिपिंग गारंटी की सूरत में आपको ये एलजी के कमीशन वाली रूलिंग यहाँ पर अप्लाई हो। और फिर दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी, सच एज लेटर ऑफ गारंटी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द पेमेंट। यानी कि अगर इंपोर्टर का बैंक या इंपोर्टर खुद एडवांस पेमेंट कर रहा है सेलर को, एक्सपोर्टर को, तो वहां फिर जाहिर है वो एडवांस पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसको भी तो श्योरिटी चाहिए कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो सेलर मुझे शिपमेंट भी करे। तो वहां पर जो एडवाइजिंग बैंक होता है वो इंपोर्टर को ये गारंटी कर रहा होता है कि आप की पेमेंट के अगेंस्ट ये अपनी परफॉर्मेंस जरूर देगा। ठीक है, चूंकि ये भी एक गारंटी होती है, लिहाजा इस पर भी वही गारंटी वाले तमाम अहकामात यहाँ पर मुरतब होंगे। आगे चलते हैं, गारंटीज इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब यहाँ पर जो गारंटीज कह रहा है, इससे मुराद पर्सनल गारंटी नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी स्टैंडर्ड सिर्फ गारंटीज की बात करेगा तो इससे मुराद सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगी। हर वो हर वो चीज जो कि ट्रांजेक्शन को सिक्योर करे, ये मुराद होगा। यहाँ पर कह रहे हैं इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू सिक्योर द ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ। वो कह रहा है कि बैंक एलसी को सिक्योर करने के लिए, एलसी को सिक्योर करने के लिए किसी भी किस्म की सिक्योरिटी वो ले सकता है। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन में एक्ट एज एन इंटरमीडियरी फॉर फैसिलिटेटिंग डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट यूजिंग अदर परमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ गारंटी। अब जाहिर है जब वो गारंटी लेगा, सिक्योरिटी लेगा, तो वो सिक्योरिटीज परमिसिबल होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि इट इज therefore permissible to use a number of means as a cover for documentary credit, including cash, freezing of permissible accounts and negotiable instrument valid according to the शरिया। आप इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली उमूमन बैंक आपने देखा होगा कि वो एलसी का एक सर्टन मार्जिन रख लेते हैं, या तो 100% कैश मार्जिन होता है बैंक के पास। जब तक आप 100% उस एलसी की वैल्यू का 100% आप जब तक नहीं रखेंगे, बैंक एलसी नहीं खुलता। या तो 100% होता है, या 50% होता है, या कोई परसेंटेज होती है कोई भी। तो वो भी वो सिक्योरिटी होती है बेसिकली, कि बैंक कहता है कि मैं गारंटी तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जमानत दो, तुम मुझे कोई इस तरह की चीज दो, कोलेट्रल दो, कोई सिक्योरिटी दो, कि मैं अपना ये एक्सपोजर कम कर सकूं, मतलब ये इसका रिस्क मैं कम कर सकूं। मैं दे तो रहा हूँ, कल को तुम डिफॉल्ट कर जाओ, तुम्हारे कहने पर मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारे उस अमल की कि तुम पेमेंट करोगे, इसके लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इस गारंटी को भी तो सिक्योर करना है ना। बैंक नॉर्मली बगैर किसी
कोलेटरल के, किसी एश्योरेंस के, बैंक खुद भी गारंटी इशू नहीं करता है। देखिए, आप अगर कहें कि मुझे, आप किसी शख्स को कहते हैं, जैसे खुर्रम कहते हैं नबील को कि भाई मेरी गारंटी दो तुम, तो नबील तभी गारंटी देगा ना खुर्रम की, जब वो या तो खुर्रम को जानता हो अच्छी तरह से कि भाई अच्छा बंदा है, तभी जाके गारंटी देगा ना। या फिर ये कि अगर नहीं जानता तो खुर्रम नबील के पास कुछ अपने अपने घर के कागजात रखवा देगा, अपना मोबाइल फोन फर्ज करे रखवा देगा कि भाई तुम गारंटी दे दो, अगर मैं पेमेंट ना कर पाऊँ ना तो ठीक है यार, ये तुम रख लेना। तो ये होता है गारंटीज में। लिहाजा बैंक किसी भी किस्म की गारंटी ले सकता है, किसी भी किस्म की सिक्योरिटी ले सकता है। और वो जो सिक्योरिटी की इकसाम में इन्होंने बताया, कैश बताया, फ्रीजिंग ऑफ परमिसिबल अकाउंट, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया आपने, उस पर लियन मार्क कर दिया, या फिर ये कि आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रख लिए, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह वो आपने रख लिए। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स इन रियल एस्टेट, अगर उसके शेयर्स हैं रियल एस्टेट में, रीट वगैरह है, सुकूक्स हैं, आप उनको रख सकते हैं। या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास आप रख सकते हैं। जब तक डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हैं तो समझने को गोया गुड्स की पोजीशन आपके पास है। तो आप ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। द कवर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में ऑल्सो बी वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसफरेबल। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि आप जब एलसी लेते हैं, मतलब एलसी की आप कवरेज लेते हैं, कवर से मुराद कोलेट्रल है, कोलेट्रल या सिक्योरिटी है। तो वो कह रहे हैं कि आप ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की सूरत में भी ले सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो ये ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली आप जो बेनिफिशियरी है वो अपने एलसी का एक पोर्शन आगे किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर रहा होता है। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट सेशन में, सुबह वाली। तो वहां पर मैंने इसको बहुत तफसील से बताया था। अब मैं दोबारा इसको तफसील से नहीं बताऊंगा, जो एब्सेंट थे वो वहाँ देख सकता है। तो ये ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है। ये जब जो बेनिफिशियरी है जब इसको ट्रांसफर करता है किसी और पार्टी को, तो उस पार्टी के लिए एक सिक्योरिटी बन जाती है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि भाई मैं मुझे मेरी पेमेंट सिक्योर हो गई। ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दी थी, एक कराची की पार्टी, एक दुबई की पार्टी, एक चाइना की पार्टी है। तो इंपोर्टर है पाकिस्तान की पार्टी, और जो बेनिफिशियरी है, यानी कि जो माल भेज रहा है पाकिस्तान की पार्टी को, वो दुबई में बैठा है, लेकिन वो खुद नहीं बना रहा। वो बेसिकली चाइना की कंपनी को उसने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है। तो वो जो एलसी पाकिस्तान वाली पार्टी उसके अगेंस्ट खुलवाएगी, उसका एक सर्टन हिस्सा उसने ट्रांसफर करा दिया चाइना वाली कंपनी को। तो चाइना वाली कंपनी सिक्योर हो गई है। यहाँ पे चाइना वाली कंपनी को टेंशन, मतलब वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। उसको पता है कि भाई ये मुझे पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। तो वो सिक्योर हो जाती है। ये बजाते खुद उसके लिए एक सिक्योरिटी है। फिर ये बात कर रहे हैं बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट की। ये भी मैं सुबह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो उसमें एक एलसी पहले खुल जाती है जिसको आप मास्टर एलसी को कहते हैं, फिर एक सेकेंडरी एलसी खुलती है। तो जो सेकेंडरी एलसी खुलती है उसके लिए मास्टर एलसी एक कवरेज के तौर पे होती है। ठीक है, ये भी हम सुबह बात कर चुके हैं। फिर वो कहता है लेटर ऑफ गारंटी इशूड बाय द बैंक ऑफ द बेनिफिशियरी अगेंस्ट द एडवांस पेमेंट इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट क्रेडिट। ये मैंने बात आपको थोड़ी देर पहले की थी, जहां पर एडवांस पेमेंट अगर कोई करे इंपोर्टर या उसका बैंक, तो वहां पर एडवाइजिंग बैंक की तरफ से एक गारंटी दी जाती है कि ये लाजमी तौर पर अपना अमल अंजाम देगा। आप वहां से पेमेंट भेजें और ये जो सेलर है ये यहाँ से शिप करेगा, ये एक गारंटी होती है। तो वो कह रहा है कि ये भी एक बजाते खुद एक कवरेज है। फिर लेटर ऑफ गारंटी इशूड बाय बैंक पार्टिसिपेटिंग इन द इशू, जब कंफर्मिंग बैंक, आपको बताया था कि कंफर्मिंग बैंक भी आ सकता है एलसी में, जो कि उस मेन इशूइंग बैंक को बेसिकली उसको गारंटी कर रहा होता है। तो ये भी एक कवरेज होता है। फिर बात कर रहा है रिलिंक्विशमेंट रिसीवेबल। देखिए, मुश्किल टर्म्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। रिलिंक्विशमेंट रिसीवेबल का मतलब है कि जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट मिलनी है। उसने अगर फर्ज करे शिपमेंट कर दी है तो उसको पेमेंट मिलेगी फ्यूचर में, फ्यूचर की डेट में। तो वो अपना जो रिसीवेबल है, जो उसके उसको मिलना है आगे, जो पेमेंट मिलनी है, उस रिसीवेबल को वो असाइन कर दे किसी बैंक के अगेंस्ट, फाइनेंसिंग ले उस बैंक से, और अपनी जो ये अपना जो ये रिसीवेबल है उसको असाइन करा ले। ये असाइनमेंट भी बैंकों में बहुत कॉमनली चल रहा होता है।
ब्रांचेस कर रही होती हैं, खासतौर पर लेटर ऑफ गारंटी में भी कर रही होती है, ठीक है, या लेटर ऑफ क्रेडिट में भी वो उमूमन कर रही होती है। तो वहां पर एक्सपोर्टर अपनी रिसीवेबल को असाइन करा लेता है बैंक के नाम पे, ठीक है। ये भी एक कवरेज की किस्म है। फिर कमर्शियल पेपर्स होते हैं सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये भी ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी की किस्में हैं। तो ये तमाम फॉर्म्स हो सकते हैं सिक्योरिटीज के। फिर ये कह रहे हैं इट इज नॉट परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गारंटी। वो ये गारंटीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, शरिया नॉन कंप्लाइंट कंपनीज के शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो भी शरिया में इनपरमिसिबल है उन सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर ये कहते हैं इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड एप्लीकेंट फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एग्री ऑन इन्वेस्टिंग द कैश कवर ऑफ द क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द मुदारबा पार्टनरशिप। वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि एलसी का जो एप्लीकेंट है और बैंक इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि जो मार्जिन के तौर पर जो फंड दिया गया है उसको मुदारबा अकाउंट में रखा जाए, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर कस्टमर अपना कोई फंड प्रोवाइड करे बतौर सिक्योरिटी, चाहे वो मार्जिन की इवज हो चाहे वो लियन मार्क किया हो, तो वो उसको मुदारबा पार्टनरशिप में लेके जाएंगे। बल्कि हमने जो स्टैंडर्ड नंबर 39 रहन का पढ़ा था, तो वहां पर तो क्लियरली कह रहा था कि करंट अकाउंट को आप होल्ड नहीं कर सकते, उस पर आप लियन मार्क नहीं कर सकते, मगर ये कि ये दोनों इत्तेफाक कर लें और इस अमाउंट को लेके जाएं सेविंग अकाउंट में, अगर आपको याद आ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आपस में इत्तेफाक से इसको मुदारबा पार्टनरशिप में लेके जा सकते हैं, हालांकि रहन वाले उसमें स्टैंडर्ड में ये लाजमी करार दिया गया था। फिर ये बात करते हैं मुराबाह ट्रांजैक्शन इन डॉक्यूमेंट्री। एलसी में मुराबाह किस तरह से होगा, उसके हवाले से इसने कुछ अहकामात बताए कि व्हेन अ क्लाइंट इंटेंड्स टू परचेज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन थ्रू मुराबाह फाइनेंसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट द फॉलोइंग मस्ट बी ऑब्जर्व। अगर क्लाइंट बैंक से इंपोर्टेड गुड्स को परचेज करना चाहे तो उसके लिए फिर ये इन चीजों को मद्देनजर रखना है। ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट शेल नॉट प्रेसीड द कंक्लूजन ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि वैसे ये जुमला सही नहीं है। वो ये बेसिकली यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जो सेल है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान, वो इस एलसी जो ओपन की गई है, ये यूं समझ लें कि एलसी खोलने से पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ना हो चुका हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया एलसी अब खुल रही है। तो वो कहना ये चाह रहा है, लेकिन आप देखिए जुमला इसने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि इसके अंग्रेजी में मसला है। ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट शुड नॉट प्रिसीड द कंक्लूजन ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि जो लिख रहा है ना, वो ये लिख रहा है कि एलसी कॉन्ट्रैक्ट की कंक्लूजन से पहले ना खुले। अब बात समझ रहे हैं कि जो जुमला लिखा है वो कुछ और है और जो मकसद है वो कुछ और है। वो कह रहा है कि एलसी सर खोलने इसकी से उर्दू पहले, अगर चेक जो उर्दू कर, में लिखा है। इसकी उर्दू चेक कर ली, हाँ, नहीं लग रहा है इसमें कोई गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गड़बड़ी है। और उर्दू में लिखा हुआ है एलसी खोलने से पहले दरखास्त गुजार और बेनिफिशरी के दरमियान हतमी बै का अकद ना हो चुका हो। ऐसा नहीं, ऐसे वैसे यानी लॉजिकल, एलसी ऐसा खोलने से पहले, ऐसा लॉजिकल पॉसिबल है ही नहीं कि हाँ, ऐसा। जो ये अंग्रेजी में लिखा है वो तो बिल्कुल अजीब सी बात कर रहा है। नहीं, वैसे ऐसा लॉजिकल भी अजान पॉसिबल। भाई मिस किया यार, आप तो आप काफी देर बाद आए। मेरे पास कोई गेस्ट आ गए थे बड़े दूर से, मैं फौरन से मैंने भी इन किया, वो कुछ लोग आए थे मेरे अच्छा, पास। जी। सही नहीं, सही। मैं ये मुझे तो लग रहा ये है कि इसको, यहाँ पर, हाँ, अंग्रेजी में थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है, लेकिन वैसे ये कहना ये चाह रहा है जो उर्दू में भी लिखा है, वो ये जो जो सेंस बनती है वो ये कह रहा है कि एलसी खोलने से पहले कॉन्ट्रैक्ट ना हो चुका हो। यानी एलसी चूंकि एक समझ लें कि बैंक की तरफ से खोली जाएगी, अगर आप अंडर मुराबाह खोल रहे हैं तो मुराबाह के तहत ऑर्डर करने से पहले दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ना हो चुका। ये हमने मुराबाह में पढ़ा था अगर ना अगर मैं इसको कि गलत एक नहीं दफा, समझ रहा, अगर मैं इसको गलत नहीं समझ रहा तो करेक्ट कीजिएगा। टेक्निकली वो ये कहना ये चाह रहा है कि जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है या सेल है, वो से अगर आपने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी डेफर्ड पेमेंट पे, ठीक है, और ये कहना चाह रहा है कि सेल आपकी कंक्लूड हो गई,
और बाद में उसको ऑब्लिगेशन करने के लिए अब अगर पेमेंट का कोई मसला आ रहा है या किसी चीज के लिए, उसके बाद आपने एलसी का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, तो वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, बिल्कुल। हाँ, देखिए जब मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट हो सेल जाएगा ना। क्रिएट कर ली और किसी जगह पे कंफ्लिक्ट आ गया सेल कंक्लूड होने के बाद कि मैंने आपको बेचा, आपने खरीदा, सब कुछ हो गया, प्राइस भी तय हो गई, सब कुछ हो गया, इन्वेस्टिंग भी सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं यार, प्राइस को आप बाद में वो कह गया यार मुझे प्राइस की कंफर्मेशन के लिए आप जो ना लेटर ऑफ क्रेडिट दे दें किसी बैंक से, सेल कंक्लूड होने के बाद। अच्छा, 1 मिनट से कम रह गया, अगर ये बंद हो जाए ना तो आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं अदनान साहब कि अगर दोनों के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो बेसिकली ये तो बायर और सेलर पहले खरीद चुके हैं उस गुड्स को, पहले मुआहदा हो चुका है। तो अब एलसी खोलने का, बैंक अगर एलसी खोले तो बैंक की ओनरशिप तो जी नहीं हाँ। आएगी ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे ये इल्लत। दोबारा